हेलो एवरीवन, माय नेम इज पूजा। जीएस अब सिविल सर्विसेज क्लासेज के सफलता बैच में आपका स्वागत है। ये सफलता बैच का पहला वीडियो है जिसका टॉपिक है G20। इसमें आपको G20 के बारे में हॉलिस्टिक जानकारी दी जाएगी जो बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जीएस पेपर फर्स्ट मुख्य परीक्षा में इंटरनेशनल रिलेशन के तहत संगठन से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसी तथ्य को ध्यान में रखकर यह वीडियो सीरीज चलाई जा रही है। और आज का हमारा टॉपिक है G20। तो आगे बढ़ते हैं और G20 पर चर्चा करते हैं। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया जाएगा। इसी क्रम में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री श्री रोनाल्ड लामोला के निमंत्रण पर G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 20 और 21 फरवरी 2025 को जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका का दौरा किए। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री की भागीदारी से G20 देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत होंगे और इस भव्य मंच पर ग्लोबल साउथ की आवाज़ बुलंद होगी। यूनेस्को 2025 में G20 का विशेषाधिकार प्राप्त भागीदार होगा, जिसका ध्यान कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर होगा। तो ये हमारा जो है G20 से संबंधित लेटेस्ट न्यूज है, जिससे हम अपने नोट्स को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया जाएगा। तो ये प्रीलिम्स एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है और पूछा जा सकता है कि 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो इस संदर्भ में भी ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं G20 के बारे में। G20 एक अनौपचारिक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें 19 देश और यूरोपियन संघ शामिल है। इसके अतिरिक्त इसमें अफ्रीकी यूनियन को भी शामिल किया गया है। दो 2023 में हुए भारत में G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी यूनियन को भी G20 का औपचारिक सदस्य घोषित कर दिया गया है। यह सदस्य देशों के बीच आर्थिक मुद्दों और सहयोग पर चर्चा करने का एक मंच है। G20 सदस्य देशों के बीच मुख्यतः आर्थिक मुद्दा और सहयोग पर चर्चा करने के लिए एक सहयोगात्मक मंच है। बात करें G20 की शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत 1919 में एशियाई वित्तीय संकट 1997 से 1999 तक जो चला था के बाद हुई थी और इसका पहला शिखर सम्मेलन 2008 में आयोजित किया गया था। यानी कि G20 की शुरुआत 1999 के एशियाई वित्तीय संकट से किया गया था। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। और ये जो G20 का निर्णय होता है वह सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी नहीं है, इसकी प्रवृत्ति सलाहकारी होती है। यानी कि जो G20 का निर्णय होता है वह बाध्य नहीं है, केवल सलाहकारी प्रवृत्ति का होता है। अब देखते हैं G20 के कौन कौन से सदस्य देश हैं। तो G20 के तहत G7 के सभी देश आते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ समय के लिए बना G8 ग्रुप समूह
का भी देश G20 का मेंबर है, मेंबर ऑफ G20। फ्रांस, कनाडा, इटली, जापान, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ये G7 कंट्रीज हैं जो बाद में G20 के भागीदार बने। इसके अतिरिक्त रसिया भी G20 का सदस्य है, जिससे जुड़कर G7 कुछ समय के लिए G8 बना हुआ था। अन्य सदस्यों की बात करें तो चाइना, यूरोपियन यूनियन, भारत, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अफ्रीकन यूनियन, मैक्सिको, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की इसके सदस्य हैं। तो G20 के टोटल 19 देश सदस्य हैं और दो सदस्य यूनियन हैं, जो कि देशों का समूह है। पहला अफ्रीकन यूनियन और दूसरा यूरोपियन यूनियन। बाकी इसमें 19 देश सदस्य 19 सदस्य जो है वो राष्ट्र हैं, जो कि इंडिविजुअली इसके भागीदार हैं। अब आगे बढ़ते हैं G20 के उद्देश्यों की ओर। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि G20 का जो स्थापना है वो 1999 के एशियाई वित्तीय संकट के बाद हुई थी। तो इसका उद्देश्य भी मुख्यतः इसी संदर्भ में परिप्रेक्षित है। दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना G20 का प्रमुख उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त देशों की वित्तीय वृद्धि में स्थिरता को यह प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा वैश्विक चुनौतियों जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, गरीबी और भूख के मुद्दों का भी G20 के मंच पर समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त G20 के उद्देश्यों में वित्तीय और बाजार विनियमों को मजबूत करना और समावेशी उद्यमिता को प्रोत्साहित करना भी शामिल है। तो ये G20 का प्रमुख उद्देश्य है। शॉर्ट में देखें तो दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना, देशों की वित्तीय वृद्धि में स्थिरता को प्रोत्साहित करना, वैश्विक चुनौतियों जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, गरीबी और भूख के मुद्दों का समाधान करना, वित्तीय और बाजार विनियमों को मजबूत करना, इसके साथ समावेशी उद्यमिता को प्रोत्साहित करना G20 का प्रमुख उद्देश्य है। अब आगे चर्चा करते हैं G20 की संरचना और कार्यप्रणाली पर। G20 की अध्यक्षता हर वर्ष रोटेशन यानी कि घुमावदार आधार पर होती है ताकि क्षेत्रीय संतुलन बना रहे। G20 के अध्यक्ष के चयन के लिए 19 देशों को 5 समूहों में बांटा गया है। प्रत्येक समूह में अधिकतम 4 देश हो सकते हैं। अध्यक्षता हर वर्ष एक अलग समूह से चयनित होती है, यानी कि जो G20 की अध्यक्षता है वो रोटेशन के आधार पर दिया जाता है और सभी देशों का एक 5 समूह है जिनमें अधिकतम 4 देश होते हैं और अध्यक्षता जो है हर वर्ष एक अलग समूह से चयनित होती है। भारत G20 के समूह 2 का हिस्सा है, जिसमें रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की शामिल है। G20 समूह का कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है। ये भी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। G20 समूह का कोई भी अस्थायी सचिवालय नहीं है। G20 का अध्यक्ष अन्य सदस्यों के साथ G20 एजेंडा पर चर्चा के लिए जिम्मेदार होता है। G20 का जो अध्यक्ष होता है वह अन्य सदस्यों के साथ G20 एजेंडा पर चर्चा के लिए जिम्मेदार होता है। ट्रॉइका G20 में ट्रॉइका का अर्थ होता है अध्यक्षता ग्रहण करने की एक प्रोसेस। हर वर्ष एक नया देश अध्यक्षता ग्रहण करता है जो पिछले अध्यक्षता करने वाले देश और आगामी अध्यक्ष देश के साथ मिलकर काम करता है। इसे ट्रॉइका कहते हैं। यानी कि जिसने 18वां G20 सम्मेलन को होस्ट किया होगा वह ट्रॉइका का सदस्य होगा। इसके अलावा
जो 19वां कर रहा है वह ट्रोइका का सदस्य होगा और जो 20वें सम्मेलन को होस्ट करेगा वह ट्रोइका का सदस्य होगा। स्पेन इसका एक गैर सदस्य है लेकिन हर शिखर सम्मेलन का अस्थायी आमंत्रित देश है। G20 का स्पेन गैर सदस्य है लेकिन यह प्रत्येक शिखर सम्मेलन का अस्थायी आमंत्रित देश है। बात करें G20 की वैश्विक भागीदारी की तो हम देख सकते हैं कि विश्व की जनसंख्या में 65% योगदान G20 देशों का है। विश्व व्यापार में 79% योगदान G20 देशों का है। विश्व की अर्थव्यवस्था में 84% योगदान G20 देश देता है और विश्व के कुल कार्बन एमिशन का 79% कार्बन एमिशन इन G20 देशों में ही होता है। अब हम आगे देखेंगे कि G20 की जो कार्यप्रणाली है वो किस तरह से अपना कार्य करती है। G20 की कार्यप्रणाली मुख्यतः 2 धाराओं या ट्रैक में विभाजित है, जो कि एक है वित्तीय ट्रैक और दूसरा है शेरपा ट्रैक। वित्तीय ट्रैक में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और उनके केंद्रीय बैंक गवर्नरों की सभी बैठकें शामिल होती है, वर्ष भर बैठकें होती रहती है और वित्तीय ट्रैक का जो मुख्य फोकस होता है वह वित्तीय मुद्दों, वित्तीय नियमों, आर्थिक स्थिरता आदि पर रहता है। तो वित्तीय ट्रैक मुख्यतः वित्तीय मामलों से संबंधित होती है और इस पर मुख्यतः फोकस जो किया जाता है वह वित्तीय मुद्दों पर ही किया जाता है। इसका दूसरा भाग है शेरपा ट्रैक। शेरपा ट्रैक की बात करें तो यह व्यापक मुद्दों जैसे कि आतंकवाद विरोधी, भ्रष्टाचार विरोधी, विकास और वृद्धि, जलवायु आदि पर केंद्रित होती है। प्रत्येक G20 देश का प्रतिनिधित्व उसके शेरपा द्वारा किया जाता है, जिसका कार्य रणनीतियों की योजना बनाना और उन्हें लागू करना होता है। यानी कि शेरपा ही G20 देश का प्रतिनिधित्व करता है। अब बात करते हैं लेटेस्ट G20 शिखर सम्मेलन जो कि ब्राजील ने होस्ट किया था 2024 के परिणामों की ओर। G20 2024 रियो सम्मेलन का जो मुख्य परिणाम रहा वह इस प्रकार से है। अरबपतियों पर वैश्विक स्तर पर कराधान और इसे हासिल करने के उपायों पर चर्चा की गई। भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक संगठन के लिए कार्यबल। यह पहल संसाधनों के प्रभावी जुटाव और नीति क्रियान्वयन के माध्यम से गरीबी और भूख को कम करने का लक्ष्य रखती है। यानी कि ये जो है भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक संगठन के लिए कार्यबल, यह पहल संसाधनों के प्रभावी जुटाव और नीति क्रियान्वयन के माध्यम से मुख्यतः गरीबी और भूख को कम करने का लक्ष्य रखती है, जो कि SDG लक्ष्य 1 और 2 में सम्मिलित किया गया है। खाद्य अपव्यय को कम करने और जलवायु वित्तपोषण को अरबों से खरबों तक बढ़ाने पर इस सम्मेलन के परिणामों में जोर दिया गया है। 18वां सतत विकास लक्ष्य शामिल किया गया है। G20 2024 का सबसे प्रमुख परिणाम रहा वह यह रहा कि इसमें 17 SDG लक्ष्यों में एक एक्स्ट्रा SDG लक्ष्य 18वां सतत विकास लक्ष्य शामिल किया गया और यह 18वां सतत विकास लक्ष्य जातीय नस्लीय समानता को घोषित किया गया है। तो ये हालांकि ये टॉपिक हमारे मुख्य परीक्षा के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, पर इस बार 71वीं BPSC के प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो 18वां सतत विकास लक्ष्य है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि 18वां सतत विकास लक्ष्य शामिल किया गया है वो कौन सा है, वह है जातीय नस्लीय समानता। यह जो जातीय नस्लीय समानता है यह जातीय समूहों के खिलाफ प्रणालीगत भेदभाव से जुड़े मुद्दे को संबोधित करता है। प्रभावी नीतियों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समावेशन को बढ़ावा देता है। यहाँ शॉर्ट में देखते हैं G20 शिखर सम्मेलन 2024 के परिणाम। जलवायु वित्त। विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्तपोषण बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त किया गया है। अरबपतियों पर कराधान।
अत्यधिक उच्च निवल संपत्ति वाले व्यक्तियों के लिए वैश्विक कर उपायों का समर्थन किया गया। ग्लोबल हंगर अलायंस की स्थापना की गई। 2030 तक 500 मिलियन लोगों की सहायता के लिए ग्लोबल हंगर अलायंस शुरू किया गया है। वित्तीय सुधारों की ओर वैश्विक चुनौतियों के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार का समर्थन किया गया है। ऊर्जा संक्रमण के लिए देखें तो नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना और जीवाश्म ईंधन पर सब्सिडी कम करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। वैश्विक शासन में असमानताओं से निपटने और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सुधारों की वकालत की गई है। इसके अतिरिक्त सबसे इम्पोर्टेंट 18वां एसडीजी लक्ष्य शामिल किया गया है, जिसका लक्ष्य है हाशिए पर पड़े जातीय समूहों को सतत विकास लक्ष्य की नीतियों में शामिल करना। तो ये G20 2024 का मुख्य परिणाम था, देख सकते हैं आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं। G20 शिखर सम्मेलन में भारत की प्राथमिकताओं पर अब चर्चा करते हैं। भारत G20 का एक प्रमुख और अहम सदस्य है। इसके साथ ही भारत G20 का संस्थापक सदस्यों में से एक है। प्रमुख प्राथमिकताओं में भारत खाद्य सुरक्षा का समर्थन करता है। भारत की अध्यक्षता के दौरान 2023 में मिलेट्स पहल की शुरुआत की गई थी। मिलेट्स को भारत में मोटा अनाज या श्री अन्न भी कहा जाता है। मिलेट्स पोषण की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण अनाज होता है, जो कि खाद्य सुरक्षा में अहम भूमिका निभा सकता है। समावेशी विकास और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देना भी भारत की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके अतिरिक्त कर चोरी की निगरानी कर भ्रष्टाचार से लड़ने के प्रति भारत ने अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त किया है। आवश्यक दवाओं के बेहतर उपलब्धता के लिए भारत बाजारों तक पहुंच का समर्थन करता है। सभी आतंकवादी फंडों के संचालन को रोकने के लिए भारत ने अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन में भारत अपेक्षित सुधार का समर्थन करता है। चूँकि इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में विकसित देशों का प्रतिनिधित्व अधिक है और विकासशील देशों का कम प्रभाव रहता है, इसलिए इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत सुधार का समर्थन करता है। इसके अतिरिक्त भारत वैश्विक दक्षिण का एक व्यापक प्रतिनिधित्व करता भी है। इसी संदर्भ में 2023 में भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जैसी पहलों के माध्यम से वैश्विक दक्षिण का प्रतिनिधित्व किया है। साथ ही भारत पर्यावरण के लिए जीवन शैली, हरित विकास आदि जैसी पहलों के माध्यम से उत्सर्जन में कमी और पेरिस समझौते के पूर्ण कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये कुछ प्राथमिकताएं थी जो G20 शिखर सम्मेलनों में भारत द्वारा व्यक्त की गई थी। अब बढ़ते हैं G20 के लिए प्रमुख चुनौतियों की ओर। G20 के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां विद्यमान हैं, इस पर चर्चा करते हैं। प्रमुख चुनौतियों में भू राजनीतिक संघर्ष अति महत्वपूर्ण है। रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण समूह के भीतर मतभेद उत्पन्न हो गए हैं। उदाहरण के लिए हाल ही में अमेरिका द्वारा यूक्रेन को दी गई लंबी दूरी की हथियारों की आपूर्ति से संघर्ष और बढ़ा है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि रूस और अमेरिका
दोनों ही G20 के सदस्य हैं। चूँकि रूस के अगेंस्ट यूक्रेन को अमेरिका ने मदद किया, इसके कारण से G20 संगठन के भीतर सदस्य देशों के भीतर आपसी मतभेद उत्पन्न हो गए। इसके अतिरिक्त इजराइल फिलिस्तीन युद्ध पर भी G20 सदस्य देशों का अलग अलग मुद्दा है और इसका भी व्यापक प्रभाव G20 के लिए पड़ता है। हालिया घटनाक्रम की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव बढ़ रहा है वह भी G20 के लिए एक प्रमुख चुनौती के रूप में सामने आएगा। अगली चुनौती की ओर बात करें तो वैश्विक दक्षिण का कमजोर प्रतिनिधित्व। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में वैश्विक दक्षिण का कमजोर प्रतिनिधित्व है। वैश्विक उत्तर के मुकाबले वैश्विक दक्षिण देशों का विकास स्तर भी कम है और इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में प्रभाव भी इसका कम है। छोटे और कम विकसित राष्ट्र सीधे तौर पर प्रतिनिधित्व नहीं है। हालांकि अफ्रीकी संघ को शामिल करने जैसी पहले जारी है, फिर भी मुख्य निर्णय विकसित देशों द्वारा ही लिए जाते हैं। यह भी G20 के अंदर एक समस्या के रूप में विद्यमान है। अगली समस्या की ओर चर्चा करें तो निर्णय लेने वाली कमजोर संस्थाएं। G20 के तहत संस्थागत समस्याएं भी विद्यमान हैं, जैसे कि संरचना की गैर बाध्यकारी प्रकृति। G20 का अपना कोई सचिवालय नहीं है। इसके अतिरिक्त G20 का जो निर्णय होता है वह, जैसा कि पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि निर्णय जो है वो सलाहकारी होता है और यह सदस्य देशों के लिए बाध्य नहीं होता है। इसीलिए इन निर्णयों का कोई विशेष प्रभाव दिखता नहीं है। इसके अतिरिक्त यह कोई औपचारिक समूह नहीं है जो सदस्यों की स्वैच्छिक प्रतिज्ञाओं पर निर्भर करता है। अन्य समस्याओं की ओर चर्चा करें तो विकसित और विकासशील देशों की विचारधाराओं और महत्वाकांक्षाओं में व्यापक अंतर विद्यमान है। इस क्रम में हम देख सकते हैं अमेरिका, जापान और रूस जैसे विकसित देश उन्नत प्रौद्योगिकी विकास, ऊर्जा संक्रमण और भू राजनीतिक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि भारत जैसे विकासशील देश जलवायु वित्तपोषण, गरीबी उन्मूलन, संसाधनों तक पहुंच और आर्थिक विकास की मांग करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि विकसित और विकासशील देशों के बीच विचारधाराओं को लेकर अंतर है और इनकी महत्वाकांक्षाएं भी अलग है। जहाँ एक ओर विकसित देश प्रौद्योगिकी विकास, ऊर्जा संक्रमण और भू राजनीतिक स्थिरता को महत्व देते हैं, वहीं विकासशील देश अभी भी जलवायु, गरीबी और संसाधनों तक समान पहुंच के लिए संघर्षरत है। तो यह भी G20 के समक्ष एक प्रमुख समस्या है। तो ये G20 संगठन के समक्ष कुछ प्रमुख समस्याएं थी जिसका यहाँ पे मैंने चर्चा किया है। अब आगे देखते हैं कि इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा या किस प्रकार से इनका समाधान किया जा सकता है। आगे की मार्ग, गरीबी, भूख, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं के समाधान के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय समूहों के साथ साझेदारी को व्यापक बनाना अति आवश्यक होगा। इन समस्याओं के लिए ग्लोबल नॉर्थ और वैश्विक उत्तर और वैश्विक दक्षिण के बीच जो विभेदात्मक अंतर है उसको समाप्त करना होगा। भू राजनीतिक संघर्षों को हल करने और देशों के बीच शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित कार्यबल का गठन करना चाहिए। इसके अलावा जलवायु वित्तपोषण, स्मार्ट कृषि, हरित ऊर्जा संक्रमण आदि जैसे शिखर सम्मेलनों में चर्चा की गई रणनीतियों को लागू करने के लिए एक मजबूत प्रवर्तन तंत्र का निर्माण किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य
उपाय भी हो सकते हैं, जैसे कि G20 के निर्णयों को आंशिक रूप से बाध्यकारी भी बनाया जा सकता है, ताकि निर्णयों और सम्मेलनों का प्रभाव व्यापक स्तर पर लागू किया जा सके। तो ये आज का हमारा G20 संगठन से संबंधित वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।